तो यार गाइज आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई सीरीज जिसका नाम है ब्लू आई समुराई। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है। तो पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ मिजू नाम का समुराई खाना खाने के लिए आया था। अब रिंगो नाम का लड़का उसके पास में आता है और वो कहता है हमारे इस रेस्टोरेंट में नूडल्स काफी ज्यादा फेमस है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एक प्लेट लगा सकता हूँ। अब रिंगो मिजू के लिए नूडल्स लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पास में बैठा बुड्ढा उसे पैर से गिराने की कोशिश करता है और गुस्से में उसे नूडल्स लाने के लिए कहता है। असल में इस बुड्ढे का नाम हाची है और ये एक दलाल है। ये जिस भी गांव में जाता है वहाँ से औरतें जरूर खरीदता है और उसके बाद दूसरे गांव में दाम बढ़ाकर इन औरतों को बेचता है। अब रिंगो मिजू को नूडल्स देता है जो कि मिजू को काफी पसंद आते हैं और रिंगो हाची को भी नूडल्स देता है, लेकिन उस लड़की की वजह से उसके नूडल्स गिर जाते हैं। अब हाची को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बंदूक निकाल कर कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी ही मार सकता हूँ। अब वो दोनों बहस कर ही रहे थे, लेकिन तभी मिजू उसके पास में आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बंदूक जापान की है, तुमने इस बंदूक को बाहर से खरीदा है और मुझे ये भी पता है कि तुम एक दलाल हो। अब हाची सोचने लग जाता है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता, लेकिन तभी मिजू उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बंदूक का और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुमने ये बंदूक जिससे ली है मुझे उससे मिलना है। लेकिन हाची उसे कुछ भी नहीं बताता और वो अपनी गन से फायर कर देता है, लेकिन मिजू अपने छोटे से चाकू से उसकी दोनों उंगलियां काट देता है, जिससे हाची अब काफी ज्यादा डर जाता है और वो मिजू से कहता है कि अगर तुम्हें ये बंदूक चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। लेकिन मिजू कहता है मुझे ये बंदूक नहीं चाहिए, ये बंदूक जिसने तुम्हें दी है मुझे उसका पता चाहिए। अब हाची काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये बंदूक मैंने हेजी सिंडो से ली है, लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और अब मिजू उसे अपनी आंख दिखाता है और हाची उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत गंदी है, मुझे लगता है तुम एक ओनरियो हो। और इस बात से गुस्से में आकर मिजू उसकी एक और उंगली काट देता है और अब वो वहां से निकल जाता है। लेकिन रिंगो जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करता है अब वो भी मिजू के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में मिजू उसे देख लेता है और मिजू उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। लेकिन रिंगो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आना चाहता हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन काफी समझाने के बाद भी रिंगो अपने घर नहीं जाता, इसलिए मिजू उसे एक पेड़ से बांधकर चला जाता है। अब मिजू एक मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हर बार आपने मेरी मदद की और इस बार मैं हेजी सिंडो को ढूंढने जा रहा हूँ और मुझे पता है इस बार भी आप मेरी मदद करोगे। और तभी हम उसके हाथ पर एक निशान देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसके बचपन की कहानी देखते हैं जहाँ वो कुछ बच्चों से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था और आखिर में वो एक छोटे से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो बच्चे भी उसे ढूंढ लेते हैं। वो बच्चे मिजू के पास में आते हैं और उसमें से एक लड़का कहता है कि मुझे पता है तू कौन है, तेरी रखेल माँ ने अपनी जान दे दी क्योंकि तू एक गोरे फिरंगी का बेटा है। अब वो सभी बच्चे मिलकर मिजू को पीटते हैं और उसका मास्क भी उतार देते हैं, जिससे अब उसकी आंखें साफ साफ दिख रही थी और इस बात से वो लड़का उसे कुत्ता भी कहता है। लेकिन तभी आसमान से एक चमकता हुआ पत्थर गिरता है और वो सारे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिजू वहीं पे था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। अब मिजू भी उसके साथ में उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और आखिर में वो उस पत्थर को लेकर उस बुड्ढे के घर पर आ जाता है। इस बुड्ढे को इस गांव के लोग तलवार बाबा के नाम से जानते हैं और तलवार बाबा बेशक अंधे हैं, लेकिन इस गांव में जितनी भी तलवारें बनी हैं उन सभी तलवारों को इन्होंने ही बनाया था। तलवार बाबा उस पत्थर को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इससे तलवार बनाऊंगा, लेकिन वो पत्थर काफी ज्यादा ठोस था। अब रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो मिजू से कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन मिजू के पास कोई भी घर नहीं था, इसीलिए वो उन्हें बिना बताए उन्हीं के घर में सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तलवार बाबा को पता था कि वो नहीं गया, इसीलिए अब वो दोनों साथ में मिलकर तलवार बनाने का काम करते हैं। अब मिजू एक गांव में आया था जहां उस गांव के अंदर जाने के लिए उसे अपनी आईडी देनी होगी, लेकिन वो कुछ पैसे देकर उस गांव के अंदर चला जाता है। मिजू को सिंडो डोजो की तलाश थी, लेकिन गांव में उसे कोई भी उसका रास्ता नहीं दिखा था। तभी उसके सामने 3 लड़के आते हैं जो कि सिंडो डोजो में ही पढ़ते हैं और वो तीनों मिलकर मिजू की काफी ज्यादा बेइज्जती भी करते हैं, लेकिन वो उसे रास्ता भी बता देते हैं। रास्ते में चलते हुए कुछ कोटे वाली औरतें उसे पकड़ लेती है और वो उसे अंदर ले जाने वाली थी,
लेकिन तभी रिंगो वहाँ पर आ जाता है और मिजो उस औरत से कहता है कि पैसे मैं दे देता हूँ, तुम इसको अंदर ले जाओ। और उसके बाद वो रिंगो को अंदर ले जाते हैं। अब वो वहाँ से निकलकर आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक राजकुमारी दिखती है जिसका नाम अकेमी था। आज उसके पिताजी उसकी शादी तय करने वाले थे, इसीलिए अकेमी काफी ज्यादा नाराज थी। अब अकेमी अपने पापा के पास में जाती है, जहाँ अकेमी के पापा उसे एक रिश्ते के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि साइतो की बीवी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, इसीलिए अब उन्हें एक नई बीवी की जरूरत है, तो शायद तुम उससे शादी कर सकती हो। लेकिन अकेमी कहती है कि वो एक बुढ़ा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो उससे शादी करे, क्योंकि साइतो महीने के 1000 कोको कमाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अकेमी को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और गुस्से में आकर उसके पापा सारा खाना बिखेर देते हैं। अब अकेमी उठकर उनके पास में जाती है और उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा काम करूं, तो उसके पापा को थोड़ा बहुत समझ में आता है। अब उसके पापा उसे एक और रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि शिंडो डोजो में एक ऐसा नौजवान है जिसने अभी तक 25 लड़ाइयों को जीता है और साकी ने उसकी बहुत तारीफ की है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। लेकिन अकेमी टाइगुन को पहले से ही जानती है और वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अकेमी टाइगुन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे एक सोने का गिफ्ट देती है, लेकिन बदले में टाइगुन उसे एक मिठाई देता है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है और उसके पापा मछली पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो दोनों खुश थे कि उनके घर वाले अब मान चुके हैं। अब आखिर में मिजू शिंडो डोजो पहुंच ही जाता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी मिजू से कहता है कि जो संदेश देना है तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन मिजू उसे मना कर देता है और वो कहता है ये संदेश मैं मास्टर को ही दूंगा। और अब वो आदमी अपने स्टूडेंट से कहता है कि इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। लेकिन मिजू उनसे कहता है कि शिंडो डोजो का एक उसूल है जिसमें कोई भी मुसाफिर खाली पेट डोजो से बाहर नहीं जा सकता। और अब वो स्टूडेंट उसे बासी चावल देते हैं और तभी मिजू कुछ स्टूडेंट को देखता है जो कि तलवार चलाना सीख रहे थे। और अब हम फिर से मिजू के बचपन की कहानी को देखते हैं, जहाँ तलवार बाबा उसे तलवार बनाना सिखाते हैं। लेकिन आखिर में वो एक छोटा सा चाकू बनाता है और बाबा उससे कहते हैं कि अब ऐसे 1000 चाकू बनाओगे तब तुम तलवार बनाने के लायक होगे। और अब मिजू ने 1000 चाकू भी बनाकर तैयार कर दिए थे। लेकिन इतने साल बीत गए फिर भी उस चमकीले पत्थर का आज तक कुछ भी नहीं बना पाए और तलवार बाबा आज भी मेहनत करते हैं कि इस पत्थर से कोई तलवार बना सके। अब जैसे ही शाम होती है मिजू तलवार की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम तलवार भी चोरी करना सीख गए हो। लेकिन मिजू कहता है कि मैं एक तलवारबाज बनना चाहता हूँ और वो तलवार बाबा को अपनी पूरी कहानी बताता है। मिजू कहता है कि आप देख नहीं सकते कि मुझ में क्या कमी है और इसीलिए शायद मैं आपके साथ में रह रहा हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब जापान में सिर्फ 4 फिरंगी थे और उनमें से एक फिरंगी मेरी माँ को उठा ले गया और उसके बाद मैं पैदा हुआ एक राक्षस और मैं शायद कलंक हूँ और ये कलंक कभी नहीं मिट सकता। लेकिन उस फिरंगी की मौत मेरे हाथ से लिखी है। और तलवार बाबा उससे कहते हैं कि भले ही तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन कुछ ताकत जरूर होगी, तुम रात भर अभ्यास कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम उन 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मिजू से कहते हैं कि अब तुमने खाना खा लिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और मिजू उसे मना कर देता है। अब वो तीनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं और वो मिजू से फाइट करने लगते हैं। लेकिन मिजू काफी ज्यादा पावरफुल था, वहाँ पर जितने भी छात्र थे वो उन सभी को मार देता है। तभी वहाँ पर टाइगुन आ जाता है और वो मिजू को चुनौती देता है। मिजू टाइगुन को मारते हुए डोजो के बाहर ले आता है। ये टाइगुन वही लड़का है जो बचपन में मिजू को परेशान करता था। और तभी शिंडो डोजो का मास्टर भी वहाँ आ जाता है और तभी मिजू उससे कहता है कि हेजी शिंडो कहाँ है। और मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरे भाई को ढूंढ सको। और मिजू मास्टर को धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं टाइगुन को यहीं पे मार दूंगा। अब मास्टर उसे बताता है कि हेजी शिंडो एक समुद्री टापू पर रहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा में काफी सारे सैनिक तैनात है, तुम उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अब मिजू वहां से जा रहा था, टाइगुन उठता है और मिजू से कहता है कि तू आज भी एक कुत्ता है। अब मिजू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से टाइगुन के बाल काट देता है, जो कि एक समुराई की इज्जत होती है। अब नेक्स्ट सीन में शिंडो डोजो का मास्टर अपने भाई हेजी शिंडो के पास में जाता है और वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और मेरे डोजो के सारे छात्रों को उसने मार दिया। और तभी हम हाची को देखते हैं जो
हेजी शिंडो से कहता है कि वो एक इंसान नहीं है, मैंने उसकी आंखें देखी है। तभी हेजी शिंडो उनसे कहता है कि अपने पास काफी खतरनाक गुंडे हैं जो कि आराम से मिजू को मार सकते हैं, तुम उसे दुगनी कीमत दो और वो अपना काम कर देंगे। अब हम उस टाइम की कहानी देखते हैं जब वो तलवार बाबा के घर से निकल रहा था। तब वो कहता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन तलवार बाबा उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। तुम जब यहाँ आए थे तब तुम एक मूर्ख थे और मेरे लिए आज भी तुम एक मूर्ख हो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अगर तुम्हें तलवार की जरूरत है तो तुम वो भी कहो, मैं तुम्हें एक तलवार भी दे दूंगा। लेकिन मिजू बाबा को मना कर देता है और वो कहता है कि मेरे पास में पहले से ही एक तलवार है। और वो आवाज सुनाता है जिससे बाबा को पता चल जाता है कि वो जो चमकीला पत्थर था मिजू ने उसी से ये तलवार बनाई है। अब मिजू ने टाइगोन के साथ में जो फाइट की थी उसमें उसे काफी सारी चोट आई थी, इसलिए वो एक नदी में नहाने के लिए जाता है। जहाँ वो अपने सारे कपड़े खोलता है तब हमें पता चलता है कि मिजू असल में एक लड़की है। और तभी वहाँ पर रिंगो आ जाता है जो मिजू को इस हालत में देख लेता है और एपिसोड यहीं पे